तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में शुरू में आए थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे, ठीक है, बिजनेस करने आए थे। फिर जैसे जैसे उनका पावर बढ़ते गया, वो बिजनेस के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में भी थोड़ा आने लगे, कुछ रेवेन्यू कलेक्शन करने लगा। इसके अलावा ब्रिटिशर ने अपनी आर्मी बिल्ड करनी भी स्टार्ट कर दी, ठीक है, अपने फोर्सेस रखते थे, ठीक है। तो एक तरह से जो भी लॉज और एक्ट्स आते थे स्टार्टिंग में, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहता था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए या फिर एक तरह से उस पर लगाम लगाने के लिए लाया करते थे, ठीक है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो गया या फिर जो चार्टर्स एक्ट जितने भी आए, ठीक है। लेकिन फिर क्या 1857 में रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह से जो कह सकते हैं, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ओवरथ्रो कर दिया, ठीक है। तो एक तरह से 1857 के बाद जो इंडिया है, जो भी इंडिया का पार्ट जो ब्रिटिशर रूल करते थे, वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। तो उसके बाद जो लॉज आए वो कह सकते हैं कि ब्रिटिश इंडिया वाला जो पार्ट है उस पर लागू होने लगा इंस्टेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो हम सारे लॉज को अच्छे से पढ़ते हैं इस चैप्टर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट जो कि था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो अभी से आपको याद रखना है वो ये कि इट वाज द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप फॉर पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसका पहला स्टेप ईस्ट इंडिया कंपनी को पे लगाम लगाने का हम कह सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, क्योंकि इससे पहले कोई रूल नहीं आया था, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया जो कि स्टैब्लिश हुआ था, वो कैलकाटा में हुआ था एक्चुअली, ठीक है। और वो इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में याद करना है। नेक्स्ट जो एक्ट आता है वो है पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। तो सेकंड एक्ट हो गया पिट्स इंडिया एक्ट, और थर्ड इसके बाद जो आएगा वो होगा चार्टर्स एक्ट, ठीक है। तो चार्टर एक्ट अब स्टार्ट हो जाते हैं 1793 से, तो हर 20 साल में इसके बाद से चार्टर्स एक्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट और चार्टर्स एक्ट 1793 में आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है, बस आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखिए। अब नेक्स्ट आते हैं चार्टर्स एक्ट 1813 पे, ठीक है, 20 साल बाद ठीक चार्टर्स एक्ट 1793 के, ठीक है। तो इसमें आपको क्या पॉइंट याद रखना है, तो ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड, ठीक है। तो इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं ट्रेड कर सकती थी इंडिया में, ठीक है, वो उसे कहा जाता है ट्रेड मोनोपोली। तो ये आया था 1793 के एक्ट से और इसे एंड किया 1813 के एक्ट ने, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे कि ट्रेड मोनोपोली को किस एक्ट ने खत्म किया, तो वो था चार्टर्स एक्ट 1813, ठीक है। ये प्रीवियसली कई स्टेट पीएससीज और अच्छे खासे एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चार्टर्स एक्ट 1813 का क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज वेर अलाउड टू स्प्रेड देयर रिलीजन, ठीक है। तो क्रिश्चियन मिशनरी से पहले अलाउ नहीं थे इंडिया में आके अपने मैसेज को स्प्रेड करने के लिए, तो उसके बाद अलाउ हुआ, फिर वो लोग आए क्रिश्चियनिटी को काफ़ी स्प्रेड किया इंडिया में, ठीक है। तो ये हो गया चार्टर्स एक्ट 13 तक। अब नेक्स्ट आते हैं चार्टर्स एक्ट 1833 में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है क्योंकि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बिजनेस को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया, ठीक है। वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह रह गई, ठीक है। बिजनेस उसे नहीं करना अलाउ था, वो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती थी। और इसके बाद एक नया पोस्ट आया जो कि था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, तो उसी पोस्ट को कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे विलियम बेंटिक, ठीक है। आपको याद रखना है, हमने गवर्नर जनरल जब पढ़ा था हिस्ट्री में तब भी पढ़ा था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, और उन्होंने काफ़ी कुछ इंट्रोड्यूस किया था, जैसे इंग्लिश एजुकेशन, इसके अलावा सती, ये सब एबॉलिश करने में काफ़ी बड़ा रोल था उनका, ठीक है। तो चलिए, ये तो चार्टर्स एक्ट में हमने देखा। इसके अलावा स्लेवरी को भी एंड किया था चार्टर्स एक्ट ने ही, ठीक है। तो चार्टर्स एक्ट 1833 में काफ़ी पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट मिल गए। नेक्स्ट आते हैं अब चार्टर्स एक्ट 1853, ठीक 20 साल बाद अगेन। तो इसका अगर पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना पड़े तो ये याद रखिए कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स जो स्टार्ट हुआ था, जो यूपीएससी आज के कंडक्ट होता है, ठीक है। तो यूपीएससी का सीएसई एक तरह से उसी टाइम से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। भले ही नियम काफ़ी अलग थे उस समय, लेकिन वो स्टार्ट हुआ था चार्टर्स एक्ट 1853 से, ठीक है। फिर मैंने बताया कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल कर रही थी ब्रिटिश इंडिया, लेकिन फिर 1857 में जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, और इसमें पावर जो था वो सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जितने भी एक्ट्स आते हैं वो इंडिया पे एक तरह से ब्रिटिश के डायरेक्ट अंदर आ जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर, ठीक है।
तो चलिए अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद कौन कौन से एक्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और फिर आएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, इन दोनों में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं याद रखने हैं, लेकिन आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिल्कुल ही याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट्स 1909 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म इसे कहा जाता है, आपको याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो याद रखना है कि इसने पहली बार जो है एक तरह से कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया था। तो कम्युनल इलेक्टोरेट मतलब क्या होता है कि जो हिंदूज के लिए अलग एक तरह से इलेक्टोरेट है, मुस्लिम के लिए अलग रहे। ठीक है, तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम जो बीज बोया था वो यहीं से स्टार्ट हुआ था, जो डिवाइड एंड रूल वाला था। ठीक है, और इसका काफ़ी विरोध हुआ था उस समय। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि कम्युनल इलेक्टोरेट किस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इसमें ये किया गया था प्रपोज। चलिए अब नेक्स्ट एक्ट पे आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो इसे कहा जाता है मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, जैसे उसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है, उसे मॉन्टफोर्ड या फिर मॉन्टेग केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें इंट्रोड्यूस किया था डायरकी। तो डायरकी क्या होता है? डायरकी होता है एक तरह से कि सेंट्रल में एक डिफरेंट रूल होगा और एक प्रोविंशियल, दो एक तरह से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स रहेंगे। ठीक है, सेंटर के पास कुछ पावर रहेगा, प्रोविंस के पास कुछ पावर रहेगा। ठीक है, जैसे कि आजकल भी हम लोग का थोड़ा चलता है, सेंटर एक गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है। तो एक तरह से उसी टाइप का कह सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से ही हुआ था। डायरकी वर्ड आपको दिखे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था और वो था बाई कैमरलिज्म। ठीक है, तो बाई कैमरलिज्म मतलब क्या होता है? बाई कैमरल मतलब होता है कि दो हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस। तो जो इंडिया का पार्लियामेंट है आप जानते हो कि ये भी बाय कैमरल है, इसमें अपर हाउस लोअर हाउस है। अपर हाउस जो राज्यसभा है उसे कहा जाता है और लोअर हाउस जो लोकसभा है उसे कहा जाता है। ठीक है, दो हाउसेस पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी को कहा जाता है बाई कैमरलिज्म, दो हाउस पार्लियामेंट में होना। और ये स्टार्ट कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि बाई कैमरलिज्म कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में है। तो ठीक है, सबसे पहला तो बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से इसी को फ्रेमवर्क लेके, एक स्केलेटन लेके बनाया गया। ठीक है, ये काफ़ी मोटा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसलिए हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी मोटा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का है। ठीक है, बेसिक स्केलेटन जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही था। ठीक है, तो जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था तो इंडिया के काफ़ी डिमांड्स थे जो कि फुलफिल नहीं किए गए थे, इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसे चार्टर ऑफ स्लेवरी भी कहा था। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि चार्टर ऑफ स्लेवरी जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहा था। ठीक है, और ये साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद कई सारे डिफरेंट आते हैं, जैसे ऑगस्ट ऑफर 1940 में आता है। ठीक है, उसके बाद क्रिप्स मिशन आता है और फिर आता है फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, ऑगस्ट ऑफर और क्रिप्स मिशन में कुछ ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी इंडिया को नहीं मिलता है, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान जो आता है वही डिसाइड करता है कि अब इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए और वही इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ठीक है, और फाइनली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 से इंडिया आज़ाद हो जाता है और 1950 में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के तैयार कर देती है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, 1935 के बाद ऑगस्ट ऑफर आएगा, फिर क्रिप्स मिशन आएगा। ठीक है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आएगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान ने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का एक तरह से प्रस्ताव रखा। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के समय आया और फिर इंडिया आज़ाद हुआ फाइनली 15 अगस्त 1947 को। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 1949 तक तैयार किया और 1950 में वो केम इनटू फोर्स हो गया। ठीक है, और वहाँ से फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम आगे ले जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंट जो भी एक्ट्स थे उनसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन में आते हैं वो समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे फॉर्म हुआ और उसने कैसे कैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है इसी तरह के और वीडियोज़ बनाने में। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।